बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार। दोस्तों नमस्कार। पिछले जून महीने में भारत सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंस खेती को लेके जारी किए गए थे। इसमें जो एक ऑर्डिनेंस है जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, इसको हिंदी में कहते हैं किसान उत्पाद बाजार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। ये भारत सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस जो है वो 5 जून को जारी किया गया था और अभी 14 तारीख को माननीय कृषि मंत्री महोदय द्वारा इसको लोकसभा में बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो स्वयंभू किसान नेता बन गए हैं, जो जिनका खेती से कुछ लेना देना नहीं है और जो खेती ना करते हैं ना खेती व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ को वो राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। इनमें से मैं अधिकांश लोगों के आर्टिकल्स और टीवी पर बहस देखता हूँ और उनकी बातों को सुन के ये लगता है कि उनको विषय की कितनी जानकारी है। इसमें से अधिकांश लोगों ने तो इन विधेयकों को पढ़ा भी नहीं है, फिर भी वो उसको लेके भ्रम पैदा कर रहे हैं और इसी भ्रम में किसानों को वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको एक भविष्य का डर दिखाया जा रहा है। ये ऑर्डिनेंस मुख्य रूप से इस बात को लेकर है कि किसान अपना उत्पाद मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है और जो व्यक्ति पैन कार्ड धारी है वो व्यक्ति कहीं भी किसान का उत्पाद खरीद सकता है और इस पर कोई मंडी टैक्स नहीं लगेगा। किसान को दाम तय करना, उसके उपज को तौलना और उनको भुगतान करना, इसकी स्पष्ट प्रक्रिया इस विधेयक में दी गई है। अब इस विधेयक में कहीं से कहीं तक एमएसपी की बात नहीं की गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार समाप्त कर देगी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं खरीदेगी। अगर मंडियां बंद हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मटेरियल कहां खरीदा जाएगा, जबकि इस अधिनियम में स्पष्ट लिखा गया है कि मंडियां पूर्ववत चलती रहेंगी। तो किसानों के बीच में इस तरह के भ्रम पैदा करना और किसानों को सड़कों पर ले आना बार बार हर मुद्दे पे, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद अगर किसान हित में कोई निर्णय लिया गया है तो वो ये सबसे बड़ा निर्णय है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो एक और क्रांति की ज़रूरत है हिंदुस्तान में खेती की, वो है बाज़ार को उन्नत बनाना, बाज़ार के रिफॉर्म की व्यवस्था। अभी तक मंडियों में पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग काम करते रहे हैं और किसानों का निरंतर शोषण करते रहे हैं। मंडियों में जो प्राइस लगाया जाता है वो कार्टेल बना के लगाया जाता है। मंडियों में जो तुलाई होती है वो कुंटल कुंटल की तुलाई होती है और उसमें किसानों को भारी नुकसान होता है। किसानों को जब भी नगद भुगतान किया जाता है तो 2% सीडी काटी जाती है, जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, जिसका किसी भी कानून में प्रावधान नहीं है। जबकि व्यवस्था यह है कि जैसे ही किसान का माल तौल के आप लेते हैं उसको तत्काल आपको भुगतान करना है। आप बैंक में भुगतान करिए या उसको नगद भुगतान करिए, पर सीडी काटने की व्यवस्था कहीं नहीं है। व्यापारियों ने एक अनावश्यक ये परंपरा बना रखी है और वो सीडी किसानों से काटते हैं। नहीं तो किसानों को एक लंबे डेट का चेक दे दिया जाता है कि आप ये चेक ले जाइए, 8 दिन बाद बैंक में लगाइए, आपके खाते में पैसा आएगा।
15 दिन में पेमेंट लीजिए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं अभी तक चलती रहीं, और यही किसान नेता हमेशा ये कोशिश करते रहे कि सरकार इस तरह की मार्केटिंग की व्यवस्था करे जहां किसान अपने माल की कीमत खुद तय कर सके। तो जब खरीदार सीमित होंगे तो किसान कैसे अपने माल को प्रतिस्पर्धा में बेच सकता है। अगर खरीदारों की संख्या बड़ी है और बेचने के स्थान बहुत सारे हैं तो किसान आसानी से ये चयन कर सकता है कि उसे अपना मटेरियल कहाँ बेचना है। आज ये सभी लोग जानते हैं कि जो बाज़ारों में कीमतें तय होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रख के तय की जाती हैं। इसमें स्थानीय मार्केट का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है, पर एक सप्लाई चेन ऐसी विकसित की गई है जिसमें बेचने के लिए कम से कम 6 या 7 लोग होते हैं, और सब्जियों में तो ये 11-12 लोग तक चले जाते हैं। और ये सब लोग कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर ये कृषि उत्पाद खरीद के उसमें कोई वैल्यू एडिशन करते, प्रोसेस करते और फिर फ़ायदा लेते तो ये बात समझ में आती है, पर ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। जो मटेरियल किसान लाता है उसी मटेरियल को सेम टू सेम आगे बढ़ाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इतने सारे जो व्यापारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, मंडी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, और किसानों को ये भ्रम में डाला जा रहा है कि ये आपके हित में किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान नेता इतना तो समझ रखते ही हैं कि किसान का हित कहाँ है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये शुद्ध आर्थिक मामला है। और अभी भी हम बार बार ये मांग कर रहे हैं और सभी किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए। अगर हम कृषि को व्यापार का दर्जा चाहते हैं, कृषि को हम मार्केट से लिंक करना चाहते हैं, कृषि में अच्छी फसलें पैदा करना चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त फसलें पैदा करना चाहते हैं, मार्केट को ध्यान में रख के फसलें पैदा करना चाहते हैं, तो किसानों को बाज़ार से सीधे जुड़ना आवश्यक होगा। जब तक वो बाज़ार से सीधे जुड़ेंगे नहीं, उनके पास बाज़ार की जानकारी नहीं होती है। आप जानते हैं कि विश्व का जो कमोडिटी व्यापार है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में है, और उसमें भारत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। भारत अपने लिए ही पैदा करता है। अगर हम ये कहें कि सरकार एमएसपी पे खरीदे, फिर उसको सड़ाए, फिर उसको फेंके, इससे कोई प्रगति अगर हो रही है तो बात अलग है। व्यवस्था ये होना चाहिए कि हम वो उत्पाद करें जो घरेलू मांग की पूर्ति करे, साथ ही साथ जो विश्व बाजार की मांग की भी पूर्ति करे, निर्यात करे, तभी किसान को उचित मूल्य मिलेगा। अगर हम घरेलू व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के ही उत्पाद तैयार करेंगे तो किसान को कभी भी उचित मूल्य नहीं मिल सकता। अभी आप प्याज का उदाहरण देख लीजिए, सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। अभी जब कोरोना का पीरियड चल रहा था और लॉकडाउन था, तब 2 रुपये किलो प्याज नहीं बिक रहा था किसान का। जैसे तैसे किसान को भाव मिलना शुरू हुए और सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी। तो मांग इस बात की होना चाहिए कि इस निर्यात पर रोक न लगाएं। अगर हम कृषि को बाजार से जोड़ते हैं तो उसको खुला छोड़िए, तो वो मांग नहीं हो रही है। मांग ये हो रही है कि ये अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए, मंडी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंडी का रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि वो अपने हित को समझें, इसको राजनीति के चश्मे से ना देखें। कुछ लोगों ने ये व्यवसाय बना रखा है और एक तरह का माफिया तैयार हो गया है, जो टीवी पे बहस करता है किसानों को और दूसरे लोगों को इमोशनली मोटिवेट करता है कि वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आएँ। वो खुद अपने घर में बैठे रहते हैं, उनका कोई चीज़ रिस्क पे नहीं लगी है। अगर आज मंडी में हड़ताल चल रही है तो किसको नुकसान होता है? किसानों को नुकसान होता है कि ये भाषण देने वालों को नुकसान होता है?
क्योंकि किसान की जो उपज है, दूध है, अंडे हैं, मांस है, आपका सब्जियां हैं, ये ऐसी फसलें नहीं है कि आप इनको तोड़ के और गोडाउन में रख लें या आप अभी इसका उत्पादन थोड़ा कम ज़्यादा कर दें। तो एक बार अगर फसल बो दी तो उसको समय पे ही आपको तोड़ना पड़ता है। तो बाज़ार को ओपन करना, किसान को बाज़ार से जोड़ना कोई घाटे का काम नहीं है। हाँ, इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और ये उतना आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए व्यापारियों को, खरीदारों को अपनी मानसिकता बदलना होगी, उनको ग्रेड के साथ मटेरियल खरीदने की प्रैक्टिस डालना होगी, उन्हें पूरा थोक में सामान तोलने की व्यवस्था करना होगी, उनको उनका तत्काल भुगतान नेट के थ्रू करना होगा, ताकि आज बहुत सारे साधन हैं और हर किसान का आज बैंक में खाता है। तो ये कहना कि केवल नगद भुगतान ही संभव है और किसान नगद पैसा मांगता है, किसान कभी नगद पैसा नहीं मांगता है। ये हम ही लोग किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम ये मांग रखो, वो मांग रखो, और वो बेचारे हमारे पीछे आ जाते हैं। तो ये जो बरगलाने वाले लोग हैं, इस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। इन अध्यादेशों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, किसानों के बीच में इस बात को ले जाना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके बहुत दूरगामी फ़ायदे हैं। जब भी बाज़ार खुलता है तो उत्पादक हमेशा प्रॉफिट में होता है, और सरकार का ये काम है कि वो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में एक बैलेंस कीमतों में रखे। तो अगर निर्यात बढ़ता है, निर्यात योग्य फसलें हम तैयार करते हैं, तो भारत सरकार को न केवल इसमें विश्व बाज़ार में अपना स्थान बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि जो खरीदी उत्पादन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट में जो मटेरियल सड़ता रहता है और ख़राब हो जाता है, आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो प्रकृति से नहीं होता है। भारत में खेती से जो नुकसान होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट में होता है, जब प्रकृति की मेहरबानी से वो फसल आ जाती है और उपभोक्ता तक जब हम फसलें भेजते हैं तो लगभग 35 से 40% सब्जियां खराब हो जाती हैं। आपका कितना हजारों लाखों मेट्रिक टन खाद्यान्न खराब हो जाता है, और ये इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है। चूँकि कृषि में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कृषि में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, जिस तरह से उत्पादन बढ़ता जा रहा है, तो ये लॉसेस हो रहे हैं, और इस लॉसेस को हम बचा सकते हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, जहाँ लाखों लोग भूखमरी का शिकार है, तो उन लोगों तक ये खाद्यान्न पहुंचाया जा सकता है। हम उसको आसानी से दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं, और न केवल हम घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने का लायक उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि हम विश्व के ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की मदद कर सकते हैं जो जिनको इस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो अधिनियम को या अध्यादेश को आप ठीक से पढ़िए, जो बिल संसद में पेश किया गया है उसको समझिए, उसके दूरगामी परिणामों को देखिए, और अनावश्यक इमोशनली उत्तेजित मत होइए। सोच समझ के निर्णय लीजिए कि किस आंदोलन में आपको भाग लेना है, कौन लोग ये आंदोलन प्रायोजित करते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आता है, और जो लोग इन आंदोलनों के पीछे हैं उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। व्यापारी, जो कमोडिटी के व्यापारी संगठन हैं जो मंडी में काम करते हैं, वो क्या चाहते हैं, मंडी कर्मचारी क्या चाहते हैं, ये क्या खेती कर रहे हैं, इनका क्या स्टेक है। जब किसान एक बार खाद, बीज, दवाई खरीद के खेत में बो देता है, तो इसमें व्यापारी क्या उनको भागीदारी रखता है उनकी रिस्क में, कि अगर खेत की फसल खराब होगी तो मंडी का व्यापारी उसमें कंपनसेट करेगा? नहीं करता है। मंडी का कर्मचारी कोई कंपनसेट नहीं करता है। तो जब वो उत्पादन में भागीदार नहीं है, उत्पादन में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो बिना वैल्यू एडिशन के वो प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं। और अगर बिना वैल्यू एडिशन के वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और तो उसको रोकना किसान के हित में है या किसान के अहित में है, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए।
हाँ, किसानों को परंपरागत खेती छोड़ना पड़ेगी, उन्हें अच्छी गुणवत्ता की फसलें पैदा करना पड़ेंगी, उनको अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगी ताकि उनका उत्पाद निर्यात योग्य हो सके, उनके उत्पाद में वैल्यू एडिशन हो सके और घरेलू बाजार में भी उनके उत्पाद की अधिक मांग हो सके। तो मैं चाहता हूं कि इस अध्यादेश पर बहस हो और आप जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं और इसके जवाब आपको मिलेंगे। आपको पता है कि राज्य सरकारें भी ये नहीं चाह रही हैं कि ये अध्यादेश लागू हों, क्योंकि मंडियों से जो राज्य सरकारों को आय होती है वो एक बहुत बड़ी आय है जो वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। और ये किससे आय हो रही है? किसानों से आय हो रही है। आज हम कुछ भी कहें, किसान 2 बार जीएसटी दे रहा है, एक बार वो खरीदार के तौर पर देता है, दूसरे वो उपभोक्ता के तौर पर देता है, मंडी टैक्स देता है, डीजल पेट्रोल के ऊपर सभी तरह के टैक्स और सेस देता है। तो इसीलिए किसान की आमदनी कम हो रही है। तो अगर किसान इन सब चीज़ों को का बोझ उठा रहा है तो उसको क्या ये अधिकार नहीं है कि उसकी उपज का उचित मूल्य मिले? तो इसके लिए आंदोलन होना चाहिए कि सरकार समय समय पर जो निर्यात पर रोक लगा देती है या विदेशों से सामग्री आयात करती है। देखिए, अगर फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है तो केवल महंगाई इंडेक्स को नीचे रखने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। तो विषय को समझिए, विषय को भटकाइए मत। जो किसान हित में निर्णय हो रहे हैं उनका स्वागत करिए, उनको अपनाइए, और जो किसान के विरुद्ध निर्णय हो रहे हैं, जहां प्राइस आपको नहीं मिल रही है, उसका आप विरोध करिए। अभी कोई किसान आंदोलन इसमें नहीं शुरू हुआ है, कोई व्यापारिक संगठन बहुत खुल के इसमें सामने नहीं आए हैं कि वो ये कहें कि कोरोना में 5 महीने किसानों को कोई मूल्य नहीं मिला तो अब प्याज का निर्यात नहीं रोका जाना चाहिए। अभी प्याज का निर्यात खुला रखना चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और आगे किसान उसके उत्पाद को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों, ये बहकावे में ना आए, अनावश्यक आंदोलनों के चक्कर में ना पड़ें और अनावश्यक आपके ऊपर केस लगते हैं, लाठियां आप खाते हैं, और जो आपको भड़काते हैं वो कभी फ्रंट में नहीं होते हैं। कभी आपने सुना कि किसी को लाठी पड़ी है, किसी को पाँव टूट गया है? किसका पाँव टूटता है? किसान का पाँव टूटता है। उसको कौन सहायता करता है? और ये कौन भीड़ लाता है? इसके पैसे खर्चे कौन करता है? जो बसें आती हैं उनका किराया कौन देता है? खाना कौन खिलाता है? तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पे किसान को ध्यान रखना चाहिए और वो अपने काम से काम रखें, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम करें, ना कि वो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बने। धन्यवाद।